classes. तो नमस्कार, आदाब, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल स्टूडेंट्स। आज हमें बात करनी है कैटेगरीज ऑफ टैक्सोनॉमी की, यानी हायरार्की। ये हायरार्की, टैक्सोनॉमी, कैटेगरीज, रैंक, लेवल और टैक्सोन, इन बातों में हमें बहुत सारे सवाल बनेंगे। इनको समझने के बाद तो हम लोग ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं कि कैटेगरी क्या है। हमारे बोर्ड पर कैटेगरीज भी लिखे हैं, लेकिन ये है क्या और इसका सिस्टमेटिक अरेंजमेंट कैसा है, ठीक वैसा ही। जैसे हम मान लें कि उदाहरण के तौर पे कि एक व्यक्ति है, उसका XYZ कोई नाम है, हम सबका नाम है। मान लीजिए कि शिबू नाम का एक व्यक्ति है और वो देहरादून के नेहरू कॉलोनी में रहता है। अब उस व्यक्ति तक पहुंचने के लिए अगर भारत से बाहर से देखा जाए तो दुनिया में तो बहुत सारे उस नाम के लोग हो सकते हैं, लेकिन भारत में भी शिबू नाम के व्यक्ति बहुत हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि वो शिबू जिसकी हम बात कर रहे हैं वो भारतीय है, तो हम उसके कंट्री के बारे में जान जाते हैं और कंट्री लेवल पर हम शिबू को जानते हैं और उस लेवल पर जानते हैं कि ये भारतीय है। जैसे हम जानते हैं कि ये कहाँ का रहने वाला है, तो इंडिया का रहने वाला, भारत का रहने वाला, हिंदुस्तान का रहने वाला। अब हिंदुस्तान में बहुत सारे शिबू हैं, तो फिर हम ढूंढते हैं कि वो किस प्रदेश का रहने वाला है। अब वो पता चलता है कि उत्तर प्रदेश का रहने वाला है, उत्तराखंड का रहने वाला है। तो जैसे ही उत्तराखंड का रहने वाला हमारे सामने वो इंफॉर्मेशन मिलती है, तो हम ये भी समझ जाते हैं कि ये उस शिबू की बात है जो उत्तराखंड में रहता है। यानी अब कंट्री लेवल से जब स्टेट लेवल पे आते हैं तो शिबू की संख्या, यानी इस नाम के व्यक्तियों की संख्या कम है। फिर जब हम उत्तराखंड में ढूंढते हैं तो उत्तराखंड में कहाँ का रहने वाला है, किस जिले का रहने वाला है, तो हम जिला स्तर पर आते हैं और जिला स्तर पर आते हैं तो हमें पता चलता है वो देहरादून जिला का रहने वाला है। अब देहरादून जैसे जिला स्तर पर देखें तो हमें एक बात और समझ में आएगी कि ये उत्तराखंड का देहरादून वाला शिबू है। अब हम देहरादून में भी बहुत सारे शिबू हैं, तब हम मोहल्ले स्तर पर आते हैं, कॉलोनी के स्तर पर आते हैं और हम कहते हैं कि ये वो शिबू है जो नेहरू कॉलोनी में है। और इस तरह नेहरू कॉलोनी में आने के बाद हम उसके लेन नंबर, फिर उसके हाउस नंबर तक पहुंचते हैं और तब हम उस खास शिबू के पास पहुंचते हैं जिसके तक हमें पहुंचना था। लेकिन आपने देखा जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए, शिबू नाम के व्यक्ति की संख्या कम होती गई और जिस शिबू के पास तक हमें पहुंचना था वो हमारे करीब होता गया। और एक बात और हुई कि जैसे जैसे हम लेवल को पार किए उस तक पहुंचने की, वैसे वैसे हमें उसके बारे में कुछ जानकारी मिलती है। जैसे वो शिबू भारतीय है, वो उत्तराखंड का है, वो देहरादून का है, वो नेहरू कॉलोनी में रहने वाला है। ये सारी बातें हमें आगे उसके बढ़ते बढ़ते समझ में आती है। स्टूडेंट्स, ठीक ऐसा ही बायोडाटा हम ऑर्गेनिजम्स का भी करते हैं और जिन जिन लेवल पर हम पहुंचते हुए किसी ऑर्गेनिज्म तक पहुंचते हैं, जिन जिन लेवल को पार करते हैं, वही लेवल, वही रैंक, वही कैटेगरी। ये कैटेगरी
इस्तेमाल करना आवश्यक है, करना ही करना है, जिसे हम ऑब्लिगेटरी कैटेगरीज कहेंगे, मेन कैटेगरीज। ये मेन कैटेगरीज में किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीसीज है। इनमें अगर देखा जाए तो किंगडम ठीक वैसे ही जैसे हम इस सीबू के बारे में हम कह रहे थे कि वो भारतीय है, यानी यूं समझ ले कि वो एक बहुत बड़ा क्षेत्र है जिसमें मिलते जुलते कैरेक्टर्स के ऑर्गेनिजम्स की संख्या सबसे ज्यादा है। एक किंगडम में बहुत सारे छोटे छोटे ग्रुप होंगे। अगली चैप्टर में अगली जिसे हम एनिमल्स के क्लासिफिकेशन में फाइलम शब्द इस्तेमाल करते हैं और प्लांट्स के क्लासिफिकेशन करने में डिवीजन शब्द का इस्तेमाल। स्टूडेंट, इसी तरह हम और आगे बढ़ते हैं तो क्लास आता है। एक फाइलम में, एक डिवीजन में बहुत सारे क्लासेस, यानी क्लास लेवल पर आने पर एक क्लास में नंबर ऑफ इंडिविजुअल तो घटते जाएंगे। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हर लेवल पर नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स घटते जाएंगे, लेकिन उनके आपस में समानता यानी सिमिलरिटीज बढ़ते जाएंगे। ये क्लास में कई सारे ऑर्डर्स होंगे, ऑर्डर्स में फैमिली, फैमिली में कई सारे जीनस और जीनस में कई सारे स्पीसीज। तो ये सात जो हमारे मेन कैटेगरीज हैं, लेवल्स हैं, रैंक है। अब हम बात करते हैं, कभी कभी जरूरत पड़ जाती है कि जो सीबू था वो जिस कॉलोनी के जिस लेन में रहता है उस लेन में कुछ कई सीबू रहते हैं, कुछ सीबू और भी। तो ऐसे कंडीशन में हमें पता करना पड़ता है कि उसका हाउस नंबर क्या है, हमें पता करना पड़ता है उसका और कोई ऐसा आइडेंटिफिकेशन मार्क जो उस पर्टिकुलर सीबू को आइडेंटिफाई करता हो। तो ऐसे जरूरत पड़ने पर इसका इस्तेमाल करते हैं और इन कैटेगरीज को कहते हैं सब कैटेगरीज। सब कैटेगरी में अगर जरूरत पड़ी तो फाइलम के नीचे सब फाइलम या डिवीजन के नीचे प्लांट के क्लासिफिकेशन में सब डिवीजन, क्लास के ऊपर जिसमें ये सुपर लगा है वो उस कैटेगरी के उस रैंक के उस लेवल के ऊपर लिखा है, जिसमें सब लगा है उसको नीचे लिखना है। तो क्लास के ऊपर सुपर क्लास, नीचे है सब क्लास, ऑर्डर के ऊपर सुपर ऑर्डर, नीचे सब ऑर्डर, फैमिली के नीचे सब फैमिली लगा सकता है, उसके नीचे ट्राइब, ट्राइब के नीचे सब ट्राइब। और जरूरत पड़ी तो जैसा हमने ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर के समय बात करी थी, वैसे ही जरूरत पड़ी तो स्पीसीज के नीचे सब स्पीसीज या प्लांट का क्लासिफिकेशन है तो वैरायटी सब का इस्तेमाल। अब स्टूडेंट्स एक टर्म आता है और वो टर्म है टैक्सॉन। जैसा कि पीछे हम लोग बात कर चुके हैं कि कैटेगरीज ही टैक्सॉन है, लेकिन कैटेगरीज, रैंक, लेवल और टैक्सॉन को समझने में थोड़ा फर्क। ये जो किंगडम शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, फाइलम शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, क्लास है, ये सारे कैटेगरीज हैं। ये अलग अलग कैटेगरी है, अलग अलग लेवल है, अलग अलग रैंक है। लेकिन इस रैंक पर किसी ऑर्गेनिजम्स के बारे में जो बताया जाए उसे हम टैक्सॉन कहते हैं। इस टैक्सॉन का यूज एनिमल्स के क्लासिफिकेशन एडोल्फ मेयर ने और प्लांट्स के क्लासिफिकेशन इसका इस्तेमाल एच जे लांग
स्टूडेंट्स ये तो फादर ऑफ इंडियन सिस्टमैटिक बॉटनी कहते हैं हम एच सांता पॉल। टैक्सोन का शब्द का इस्तेमाल किया एनिमल के क्लासिफिकेशन में एडोल्फ मेयर और प्लांट के क्लासिफिकेशन में एच। मैंने फिर कहा कि इन किसी भी लेवल पर किसी ऑर्गेनिजम्स के बारे में जो चीज बताया जाए वो उसके बारे में कोई ना कोई आइडेंटिफिकेशन, वो जो आइडेंटिफिकेशन है वो शब्द टैक्सोन। और ये जिस लेवल पर आइडेंटिफिकेशन दिया जाए वो कैटेगरी है, वो रैंक है, वो लेवल है। एज फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल डिस्कस कर रहा हूं, ये मंजीफेरा इंडिका यानी जिसे हम आम कहते हैं। अगर इसकी हायरार्की देखें, याद रहे स्टूडेंट्स, अगर ये पूरा कंप्लीट पता लिख दें तो इसे हम कहते हैं हायरार्की। अगर हम इसकी हायरार्की देखें, इसकी क्लासिफिकेशन देखें तो ये किंगडम प्लांटी है, यानी ये जो किंगडम शब्द है ये कैटेगरी है, ये रैंक है जो सबसे बड़ा है, जहां पर सबसे ज्यादा नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स होंगे, जबकि स्पीशीज सबसे स्मॉलेस्ट या इसे कहते हैं बेसिक यूनिट ऑफ टैक्सोनॉमी। सो जब हम किंगडम प्लांटी बोलते हैं तो ये किंगडम शब्द दिस वन ये एक रैंक है, एक लेवल है, एक कैटेगरी है। लेकिन इस लेवल पर आम के बारे में हमें बताया जा रहा है कि प्लांटी किंगडम का है, यानी ये प्लांटी शब्द हमें आम के बारे में कुछ बता रहा है। ये प्लांटी शब्द अगले अध्याय में हम पढ़ेंगे कि प्लांटी में मल्टी सेलुलर प्लांट्स आते, यानी जैसे ही हम कह रहे हैं कि आम किंगडम प्लांटी का मेंबर है, इसका मतलब हमें समझ में आ रहा है कि आम नाम का जो प्लांट है ये मल्टी सेलुलर प्लांट है, ये मेटाफाइट है। फिर डिवीजन ये एक रैंक है, ये एक लेवल है, ये कैटेगरी। लेकिन जब हम कहते हैं कि डिवीजन एंजियोस्पर्मी, वैसे ही समझ में आता है कि जो हम एंजियोस्पर्म का कैरेक्टर पढ़ते हैं वो सारी बातें हमें समझ में आ जाती है कि ये एंजियोस्पर्म क्यों है, ये भी हम आगे के चैप्टर में डिस्कस करेंगे। लेकिन स्टूडेंट्स इसी तरह इस लेफ्ट साइड हमारे लेफ्ट साइड जो भी वर्ड है ये सारे रैंक है, कैटेगरी है, लेवल है। और इसके जगह पर किसी ऑर्गेनिज्म के बारे में जो शब्द लिखा जा रहा है वो एक टैक्सोन है, यानी किंगडम लेवल है, रैंक है, कैटेगरी है, प्लांटी शब्द टैक्सोन, डिवीजन रैंक है, एंजियोस्पर्मी शब्द टैक्सोन, क्लास रैंक है, लेवल है, कैटेगरी है, डाइकोटाइलेटरी एक टैक्सोन शब्द। सो ये कैटेगरी और टैक्सोन में एक फर्क है, जहां से हमें अक्सर सवाल मिलता है। ठीक इसी तरह से हम अपनी क्लासिफिकेशन देखते हैं, हम इंसान की देखते हैं, होमो सैपियंस सैपियन। तो स्टूडेंट किंगडम एनिमेलिया, मतलब एनिमेलिया किंगडम में वैसे एनिमल है जो मल्टी सेलुलर। फाइलम ऑर्डेटा में ऑर्डेटा के कैरेक्टर्स हैं जो हम आगे पढ़ेंगे। इसी तरह ये किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर ये सारे कैटेगरीज हैं, रैंक है, लेवल है, और इसके हर लेवल पर जो लिखा जाता है इंसान के बारे में वो टैक्सोन। लास्टली
नाम लिखें, जैसे मंजीफेरा जेनेरिक टर्म, लेकिन जब इंडिका स्पेसिफिक टर्म है, देखिए ये आम का पूरा नाम तभी होगा जब अपन लिखेंगे मंजीफेरा इंडिका। इंसान का पूरा नाम तभी होगा जब अपन लिखेंगे होमो सैपियंस। सो स्टूडेंट्स, मुझे विश्वास है आपको रैंक, कैटेगरी या लेवल, शब्द और टैक्सॉन लिखे हुए सबकी पहचान हो गई। अब स्टूडेंट्स, हम लोग कुछ छोटे छोटे पर ऑब्जेक्टिव के पॉइंट से इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स डिस्कस करेंगे, जिसमें एक पॉइंट है टैक्सोनॉमिक एक्ट्स। यानी हम जो डायवर्सिटी को पढ़ते हैं, ये जो क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं, जो नोमेनक्लेचर पढ़ते हैं, इसकी क्या उपयोगिता है? तो हमने पहले भी जिक्र करा है कि दुनिया के बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे से डायरेक्ट रिलेटेड है या इनडायरेक्ट है। किसी का एग्रीकल्चर में इस्तेमाल, किसी का फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में इस्तेमाल है, किसी का इंडस्ट्रियल इस्तेमाल है। अलग अलग हम ऑर्गेनिजम्स का इस्तेमाल करते हैं। तो स्टूडेंट, उनका बेहतर इस्तेमाल करने के लिए उन्हें पहचानना जरूरी है, और उन्हें पहचानने के लिए उनके बारे में जानना जरूरी है। ये सबसे बड़ा टैक्सोनॉमिक एक्ट है। दूसरी शब्द है की। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एक टैक्सोनॉमिक एक्ट है, लेकिन ये की एनालिटिकल है। ये की वैसा कैरेक्टर है जिसको हर व्यक्ति अपने हिसाब से एनालिसिस कर सकता है कि वो कैसे किसी को आइडेंटिफाई करे। जैसे एग्जांपल के तौर पे कुछ इंडिविजुअल्स ऐसे होते हैं, कुछ स्पीसीज के कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो एक नजर देखने में एक ही जैसा लगता है, पर फिर भी उनमें कुछ फर्क होता है, और हमारा दिमाग उसके किसी खास कैरेक्टर को रिकॉग्नाइज कर लेता है, जिसके हिसाब से उस ऑर्गेनिज्म को पहचानते हैं कि उसमें वो है या नहीं। इसको एग्जांपल, एक जनरल एग्जांपल की बात बता रहा हूं। आजकल रामायण चल रही है और श्री राम की सेना में हनुमान भी है और सुग्रीव भी है। दोनों में पहचान जब करनी होती है तो हमारा दिमाग सोचता है कि ये वानर सेना है, पर इनमें कौन से वानर हनुमान का कैरेक्टर और कौन सुग्रीव के। तो जब हम देखते उसमें जो सुग्रीव बने हैं उन्हें दाढ़ी, लेकिन जो हनुमान बने हैं उनमें दाढ़ी। तो हमारा दिमाग एक एनालिसिस करता है कि दाढ़ी है या नहीं। जैसे देखते हैं इनमें दाढ़ी है, ये सुग्रीव, ये हम फिजिक्स से भी कर सकते हैं, उनके ड्रेस से भी कर सकते हैं, लाल और काला। हमारा दिमाग कोई ना कोई कैरेक्टर ऐसा एसेस कर लेता है जिसके बेसिस पर हम कंपेयर करते हैं सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी, वो कैरेक्टर है या नहीं, और उसके हिसाब से हम किसी पर्टिकुलर को पहचान लेते हैं। क्योंकि बहुत सारे कैरेक्टर में ये हमारे लिए आइडेंटिफिकेशन का चाबी निकलता है, इसलिए इसको की कहते हैं।
का रिकॉग्निशन हमारा दिमाग जितना आसानी से करता है, जितना हमारा ऑब्जर्वेशन डेप्थ होता है, कॉन्फिडेंट होते हैं, इजी आइडेंटिफिकेशन। ऐसे ही हर ऑर्गेनिज्म। तो जब हम किसी कैरेक्टर को की एनालाइज करते हैं, क्योंकि मैंने पहले कहा कि ये एनालिटिकल इन नेचर है, जब हम किसी भी ऑर्गेनिज्म के किसी कैरेक्टर को की के फॉर्म में एनालाइज करते हैं, तो कम से कम उसके दो फॉर्म होते हैं। जैसे मैंने अभी कहा दाढ़ी, तो दाढ़ी एक की कैरेक्टर लिया और दाढ़ी का होना या ना, तो हर की का कम से कम दो कंट्रास्टिंग फॉर्म है, जिसको हम कहते हैं कॉपलेट्स। उसे कहते हैं कॉपलेट्स, द कंट्रास्टिंग फॉर्म ऑफ की। अब उस कॉपलेट में से कोई एक फॉर्म ऐसा होगा जो हमारे को उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल को आइडेंटिफाई करा देगा। जैसे मैं अपनी सोचूं तो मैंने कहा कि मैंने देखा ये अच्छा दाढ़ी है, ये सुग्रीव, सो दाढ़ी होना, उनमें से हमने मेरी नजरों में सुग्रीव को पूछा। तो उसी तरह कॉपलेट का कोई एक फॉर्म होगा जो किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल में होगा और वो उसकी पहचान कराएगा, दूसरे में नहीं होगा। कॉपलेट का जो फॉर्म हमारे को किसी ऑर्गेनिज्म, किसी इंडिविजुअल को पहचान करा दे, वही हमारे लिए लीड होता है। सिंपल है। तो एक ऐसा आदमी देखा हमने, दो जुड़वा पहने थी, एक जैसी लगती थी, एक जैसी ड्रेस पहनते थे, हम पूछ कर पूछ जाते थे। एक दिन हमने पूछा, भाई बताओ आप दोनों को कैसे आइडेंटिफाई करो? एक बहन ने कहा कि सर मेरे लिए देखो, मेरे को छोटा सा मूल का निशान जो मेरी दीदी ने, तो हमें एक लिंक दे दी, मोल होना, वो तिल का निशान हमारे लिए उसको पहचानने की लीड बन गई, दूसरे को बन गई। तो कॉपलेट का वो फॉर्म जो हमें किसी इंडिविजुअल को आइडेंटिफाई करा दे, वो लीड है। अब आइए हम बात करते हैं फ्लोरा। स्टूडेंट, किसी पर्टिकुलर एरिया एक हैबिटेट है, उसके अंदर छोटे छोटे कई सारे तरह के हैबिटेट्स होते हैं जिसको आप माइक्रो बोलते हैं। एक पर्टिकुलर एरिया में जो डिफरेंट टाइप्स के हैबिटेट बने हैं, जिन्हें आप माइक्रो हैबिटेट कहते हैं, वहां पर अलग अलग तरह के प्लांट्स हैं। सो उस पर्टिकुलर एरिया के डिफरेंट हैबिटेट्स में मौजूद प्लांट्स का जो इंडेक्स होगा, जो लिस्ट होगी, जिससे हमें पता चलेगा कि इस एरिया में इस समय कितने स्पीशीज के प्लांट्स मिल रहे हैं, उस इंडेक्स को कहते हैं अपन फ्लोरा। और एक स्टूडेंट, फ्लोरा से हम किसी पर्टिकुलर एरिया में कितने स्पीशीज के प्लांट्स हैं ये तो हम जान सकते हैं, लेकिन अगर हमारे को उसमें भेज दिया जाए और पहले हम पहचान, तो हम उसके बारे में नहीं पहचान सकते हैं। बहुत सारे चीजें हम पहले नहीं देखते हैं, पहले नहीं जाने, क्योंकि उसमें सिर्फ लिस्ट है। जब हम उसमें आइडेंटिफिकेशन के लिए कुछ हिंट्स डाल देते हैं ताकि लिस्ट के साथ उस एरिया के इंडिविजुअल्स की आइडेंटिफिकेशन भी पॉसिबल हो सके, तो हम उसी को कहते हैं मैन्युअल। और जब उसमें हम उनका ब्रीफ डिस्क्रिप्शन भी कर देते हैं ताकि उनके बारे में हम कुछ और समझ सकें, तो हम उसे कैटलॉग्स कहते हैं। और स्टूडेंट, अगर किसी एरिया में एक समय में मौजूद किसी पर्टिकुलर टैक्सॉन, चाहे वो टैक्सॉन आप किसी भी लेवल पर ले सकते हैं, वाले फाइलम लेवल पर हमने ले लिया, किसी तालाब में
किसी भी एक टैक्सॉन का अगर हम किसी खास एरिया और उस समय का डिस्क्रिप्शन करते हैं तो हम उसे कहते हैं मोनोग्राफ। स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं हम लोग लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की। ये जो लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात हम करेंगे, ये आगे हमारे को एनिमल क्लासिफिकेशन में और दूसरे टॉपिक्स में भी, इकोलॉजी में भी काम आएंगे। और उनकी बेसिक बातें हैं, फंडामेंटल बातें हैं, जिसे याद रखना और समझना जरूरी है। हम सब कैसे कैसे एडवांस हुए हैं एनिमल्स और प्लांट्स। स्टूडेंट्स, सबसे पहले जब हम ओरिजिन ऑफ लाइफ की बात करेंगे तो उस पर डिस्कस करेंगे विस्तार पूर्वक, लेकिन फिलहाल ये समझते हैं कि सब एटम्स इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन, एंटीपॉजिट्रॉन, न्यूट्रिनो एटसेट्रा, ये सब मिलकर इन्होंने एटम बनाया। और इनमें से इलेक्ट्रॉन प्लस प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, जिसे हम कहते हैं फंडामेंटल यूनिट ऑफ एटम, फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम, और कहते हैं अल्टीमेट पार्टिकुलेट यूनिट ऑफ मैटर, इन्होंने मिलकर विथ सब एटॉमिक एनर्जी एटम ऑर्गेनाइज किया। एटम से मॉलिक्यूल्स बने, और ये मॉलिक्यूल जो इनिशियल थे, ये जिसमें लाइफ प्रोसेसेस नहीं था, इसलिए हम पहले भी लाइफ प्रोसेसेस की चर्चा कर चुके हैं। तो ये सारे तो नॉन लिविंग थे, हम सारे केमिकल्स के बने हैं, हम सारे नॉन लिविंग केमिकल्स के ही बने हैं। जिन केमिकल्स में लिविंग प्रोसेसेस शुरू हो गए, एक्टिविटीज शुरू हो गए, बायोकेमिकल रिएक्शन शुरू हो गए, तो हमने कहा अब ये बॉडी लिविंग हो गया। लेकिन बने हम सारे केमिकल्स के हैं। जिन केमिकल्स के हम बने हैं वो बायोकेमिकल्स हैं, वो मॉलिक्यूल्स बायोमॉलिक्यूल्स हैं। इसलिए आज भी जब हमारे शरीर में कोई प्रॉब्लम होती है तो हम दवाओं के रूप में केमिकल्स का इस्तेमाल करते हैं। स्टूडेंट्स, जब इन खास केमिकल्स में लाइफ प्रोसेसेस शुरू हो गए, और जैसा कि हम लोगों ने प्रोटोप्लाज्म में डिस्कस किया था कि ये सारे प्रोसेसेस आपस में इंटरैक्ट हैं, तब हम इन केमिकल एग्रीगेशंस को प्रोटोप्लाज्म कहने लगे, और तब उस बॉडी को हम लिविंग बॉडी कहने लगे, उसके एग्रीगेशन को लिविंग कहने लगे। और हमने कहा कि इसके बॉडी को अगर हम देखें तो उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ प्रोटोप्लाज्म रहे। इसलिए हर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स का वो पहला लेवल जहां से लाइफ स्टार्ट हुई वो प्रोटोप्लाज्मिक लेवल है या सब सेलुलर मॉलिक्यूलर लेवल है। जैसे अगर हम एनिमल के क्लासिफिकेशन में बात करें तो यूनिसेलुलर जो एनिमल्स हैं जिन्हें हम फाइलम प्रोटोजोआ में रखते हैं, अमीबा है, पैरामीशियम है, ग्लीना है, प्लाज्मोडियम है, वेलेंटिडियम है, एंटामीबा हिस्टोलिटिका, एंटामीबा कोलाई, गियार्डिया इंटेस्टाइनलिस, नोसेमा सेरेटोमाइक्सा, ऐसे बहुत सारे एनिमल्स जो यूनिसेलुलर हैं। अगर हम उनके बॉडी को देखते हैं तो वो सिंगल सेल्ड है, उनके बॉडी के अंदर सिर्फ और सिर्फ प्रोटोप्लाज्मिक एग्रीगेशन है, और इसलिए हम उनका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं प्रोटोप्लाज्मिक लेवल। तो स्टूडेंट, आगे एनिमल के क्लासिफिकेशन में हमें हर फाइलम का लेवल क्या है ये समझना है, जानना जरूरी है। सो प्रोटोप्लाज्मिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जिन एनिमल्स में है वो एनिमल फाइलम प्रोटोजोआ के मेंबर्स हैं। समय के साथ एडवांसमेंट होती रही और अब सेल्स ने एग्रीगेशन शुरू किया। हालांकि उन सेल्स के आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं था। हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि सिंगल सेल अमीबा भी है,
उसका नेचर कुछ अलग है। एंट अमीबा भी है, उसका नेचर कुछ अलग है, जबकि दोनों सिंगल सेल्ड हैं। तो हम लोगों ने स्टूडेंट पहले भी बात किया था कि किसी सेल का नेचर इस बात पर डिपेंड नहीं करता कि उसका कंस्टिट्यूएंट क्या है, बल्कि इस बात पर डिपेंड करता है कि उसके कंस्टिट्यूएंट के बीच इंटरेक्शन कैसा है। और इसी इंटरेक्शन के वजह से एक की पहचान हम अमीबा के रूप में करते हैं, तो दूसरे की एंटामीबा के रूप में। सो स्टूडेंट्स, जब सेल्स एग्रीगेट हुए तो बॉडी तो मल्टी सेलुलर जैसा हुआ। उनके बॉडी को देखें तो उसमें बहुत सारे सेल्स मिलेंगे, लेकिन वो सारे सेल्स आपस में इंटरेक्ट नहीं हैं, इसलिए वो टिश्यू नहीं बने। पर हम उस बॉडी को कहेंगे सेलुलर लेवल का है। टिश्यू डेवलप नहीं हुआ है क्योंकि सेलुलर इंटरेक्शंस नहीं है। लेकिन हां, जब हम उस एनिमल्स को देखते हैं तो उसमें बहुत सारे सेल्स नजर आते हैं, तो हमारे को लगता है ये सेल्स का बना है, और हम उसके लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में रखते हैं उसे सेलुलर लेवल पर। एज फॉर एग्जांपल फाइलम पॉरीफेरा, जिनमें आने वाले एनिमल्स को अपन कॉमनली स्पंजेज कहते हैं। एडवांसमेंट और हुए, और अब धीरे धीरे उन मल्टी सेलुलर बॉडीज में जो सेल्स थे उनके आपस में इंटरेक्शन हुआ, और उनके आपस में इंटरेक्शन जब हुआ तो उनका एक ऑर्गेनाइज्ड बॉडी बन गया जिसको हम टिश्यू कहते हैं। और टिश्यू जिन एनिमल्स में डेवलप हुए प्रथम, वो एनिमल्स को हम आज फाइलम सिलेंट्रेटा में रखते हैं। यानी टिश्यू लेवल का एनिमल है फाइलम सिलेंट्रेटा, जिसे निडेरिया भी कहते हैं, एंड टीनोफोरा। मैं टिश्यू को थोड़ी क्लियर कर देना चाह रहा हूं। टिश्यू को डिफाइन करते हैं ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स। अब किस मामले में सिमिलर? जरूरी नहीं है कि एक टिश्यू में जितने सेल्स हों वो सब देखने में एक जैसा हो। जैसे हम लोग कहते हैं हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं, लेकिन हम ये भी कहते हैं कि रंग रूप वेशभूषा चाहे अनेक है। यानी स्टूडेंट्स, एक टिश्यू में मौजूद सेल्स स्ट्रक्चर में और डेवलपमेंट में सिमिलर भी हो सकते हैं और डिसिमिलर भी, लेकिन ओरिजिन में सारे सेम होते हैं। यानी अगर हम मल्टी सेलुलर में जर्म लेयर्स पर बात करेंगे तो सेम जर्म लेयर्स से डेवलप्ड सेल होंगे, यानी उनका जो सिस्टर सेल होगी, जहां से उन ग्रुप ऑफ सेल्स का डेवलपमेंट हुआ है, यानी उस ग्रुप के सारे सेल्स बने हैं, उनका ओरिजिन एक ही जगह से हुआ होगा। जैसे हम सभी जन एक हैं क्योंकि वी ऑल आर इंडियन। सो a tissue can be defined as the group of cells which may similar or dissimilar in structure and development but similar in origin and function, क्योंकि उनका काम सारे इंटरेक्ट होकर करते हैं। जब तक उन सेल्स के बीच इंटरेक्शन नहीं था तब तक अपन उसको टिश्यू नहीं कहते। समय के साथ डिफरेंट टाइप के टिश्यूज इंटरेक्ट हुए और उन्होंने ऑर्गेनाइज किया ऑर्गन, और अब एनिमल्स और एडवांस माने गए, जिसे हम रखते हैं
ऑर्गन लेवल, ऑर्गन लेवल में आने वाले एनिमल्स को हम फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थिस में रखते हैं। यहां तक के एनिमल्स को हम लोअर लेवल के मानते हैं, लेकिन अब धीरे धीरे कई सारे तरह के ऑर्गन्स मिल करके इंटरेक्शन में वर्क किए, एक खास काम किए, तब हम उस ग्रुप को कहते हैं ऑर्गन सिस्टम। और ऑर्गन सिस्टम सबसे पहले इवॉल्व हुआ फाइलम एस्केलमिन्थिस में, जिसे अपन निमेटोहेल्मिन्थिस भी कहते हैं। और यहां से ऑर्गन सिस्टम जैसे जैसे एडवांस हुआ, एनिमल और एडवांस होता चला गया। एस्केलमिन्थिस यानी निमेटोहेल्मिन्थिस के बाद एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकोडेटा एंड देन कोडेटा। So phylum Aschelminthes to phylum Chordata तक के सारे मेंबर्स में ऑर्गन सिस्टम डेवलप है। अर्थात इनका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहलाएगा ऑर्गन सिस्टम लेवल। अब हम बात करते हैं इंडिविजुअल्स की। मैं एक इंडिविजुअल, आप एक इंडिविजुअल, गाय, बकरी, घोड़े, कुत्ते, बिल्ली, हम पहचान लेते हैं भाई। एक गाय को देखते हैं, बोलते हैं ये गाय है। भैंस को देख कर कहते हैं ये भैंस है। कुत्ते को देखकर बोलते हैं ये कुत्ता है। क्योंकि हर ऑर्गेनिज्म की अपनी एक आइडेंटिटी है, और जिसकी अपनी एक आइडेंटिटी है उसे हम कहते हैं एक इंडिविजुअल है। इंडिविजुअल के बाद बात आती है स्पीसीज की। स्पीसीज का कंसेप्ट जॉन रे ने दिया था। स्पीसीज का मतलब वैसे इंडिविजुअल्स का ग्रुप जो देखने में भी सिमिलर हो और जिनके बीच नेचुरली इनब्रीडिंग होता हो, आपस में रिप्रोडक्शन होता हो, और जिनके ऑफस्प्रिंग, जिनके संतान नेचुरली फर्टाइल पैदा हो, उन्हें हम एक स्पीसीज का ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। यानी ग्रुप ऑफ सिमिलर एंड नेचुरल इनब्रीडिंग इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस नेचुरली फर्टाइल ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड अ स्पीसीज। स्पीसीज के बाद बात करते हैं पॉपुलेशन की। तो किसी पर्टिकुलर एरिया में एक खास समय में सेम स्पीसीज के जितने इंडिविजुअल्स होते हैं उन्हें हम उनका पॉपुलेशन कहते हैं, उस जगह का, उस समय का। ध्यान रहे, पर्टिकुलर एरिया और पर्टिकुलर टाइम में किसी एक स्पीसीज के टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स होंगे, वो उनका उस जगह का, उस समय का पॉपुलेशन होगा। और जब हम किसी पर्टिकुलर एरिया में किसी समय पर बात करते हैं तो स्टूडेंट्स उस एरिया में अलग अलग स्पीसीज के इंडिविजुअल्स हैं, यानी अलग अलग स्पीसीज का पॉपुलेशन है। इसमें प्लांट्स भी हैं, एनिमल्स भी हैं, माइक्रोब्स भी हैं। तो डिफरेंट स्पीसीज का जो पॉपुलेशन है किसी पर्टिकुलर एरिया और टाइम में, उन सभी स्पीसीज के पॉपुलेशन को हम एक साथ कहें तो ये बनता है उस जगह का, उस वक्त की कम्युनिटी। और जब हम किसी जगह की कम्युनिटी
और वहां के सराउंडिंग फैक्टर्स, फिजिकल फैक्टर्स, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, लाइट, टेम्परेचर, वाटर, मॉइस्चर, एयर, इन सब को कंबाइन करते हैं तो हम कहते हैं ये वहां का इकोसिस्टम है। जैसे पॉन्ड्स का टोटल बायोटिक कम्युनिटी और वहां का फिजिकल फैक्टर एक साथ पॉन्ड्स इकोसिस्टम है, ग्रासलैंड में ग्रासलैंड इकोसिस्टम है, फॉरेस्ट में फॉरेस्ट इकोसिस्टम। और दुनिया के सारे इकोसिस्टम, यानी यूं कहें पार्ट ऑफ द अर्थ जहां लाइफ है, उन सब को एक साथ अगर हम रखते हैं तो हम कहते हैं ये बायोस्फीयर है, ये जैव मंडल है, यूनिवर्स, कॉस्मोस का वो एरिया। तो जैव मंडल, बायोस्फीयर को हम तीन हिस्से में देख सकते हैं। अगर इसका लैंड एरिया है तो लिथोस्फीयर, पानी के हिस्से को हाइड्रोस्फीयर, और एयर को एटमॉस्फेयर।